पर नजरें सभी की हैं, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि इससे पहले कब कब पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच में मुलाकात हुई और वो जो मुलाकात की तस्वीरें हैं कैसे अलग अलग वक्त पर पसंद की गई हैं। सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे इस बात की चर्चा बहुत ज्यादा, और अब जिस तरीके से जॉर्जिया मेलोनी बाकी राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कर रही हैं, बड़ा खास रहेगा देखना जब पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी एक साथ मिलेंगे, बात करेंगे। जब G20 समिट और बाकी जो बैठकें रही उनमें मिले साथ में, तो अलग अलग जो जेस्चर होते हैं वो कई बार बॉडी लैंग्वेज बता देते हैं, जेस्चर बता देते हैं कि आपस में बॉन्डिंग उन दो देशों की कैसे है जब दो देशों के राष्ट्र प्रमुख मिलते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक साल में 4 बार कब कब पीएम मोदी और मेलोनी के बीच में बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है, ये आप जान लीजिए। 2023 में रायसीना डायलॉग के दौरान दोनों की मुलाकात हुई, फिर जापान में होने वाले G7 समिट में दोनों एक बार फिर से मिले, साथ ही साथ G20 समिट जिसकी जो चर्चा थी सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया भर में रही, तब वो मिले। और साथ ही साथ जो चौथी मुलाकात थी वो मुंबई में हुई। जब चारों जगह पीएम मोदी जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हुई तो ये मालूम हुआ भारत और इटली के बीच जो रिश्ते हैं, दुबई में, माफ कीजिए, COP28 दुबई में 2023 में मुलाकात हुई थी। मुलाकात होती है, बातचीत होती है, दो देशों के राष्ट्र प्रमुख जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ मिलते हैं वो कई बातें बताते हैं। अब चूंकि इटली में ये समिट रखा गया है और यहाँ मेजबानी इटली कर रहा है, जॉर्जिया मेलोनी एक एक करके सभी राष्ट्र अध्यक्षों से मिली, उनका स्वागत किया, उनसे बातचीत हुई। लेकिन हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खास वो तस्वीरें रहेंगी देखना जब पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच में मुलाकात होती है। लेकिन साथ ही साथ खास ये भी रहेगा देखना, हमारे साथ खास गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, खास इसलिए भी रहेगा देखना क्योंकि यहाँ जो राष्ट्र प्रमुख पहुंचेंगे वहाँ जो दो सबसे ज़्यादा मजबूत शख्सियत रहने वाली हैं वो पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की ही रहने वाली हैं। आलोक मेहता सर हैं एडिटोरियल डायरेक्टर के तौर पर, अरविंद मोहन सर हैं कंसल्टिंग एडिटर के तौर पर, और प्रोफेसर मनोज भी हमारे साथ में हैं। आलोक सर, दो मजबूत शख्सियत एक साथ मिलने वाली हैं, क्योंकि अगर बाकी राष्ट्र प्रमुखों में आप इमैनुअल मैक्रो को देख लीजिए, ऋषि सुनक को देख लीजिए, या फिर जस्टिन ट्रूडो को देख लीजिए, अभी जो राजनीतिक हलचल है उसकी वजह से कुर्सी डगमगा रही है या फिर उतना ज्यादा मजबूत पकड़ नहीं है। लेकिन जो बाइडन बेटे की वजह से अभी अलग अलग विवादों का सामना कर रहे हैं, लेकिन दो शख्सियत यहाँ जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी मजबूत शख्सियत एक साथ होंगी। ना जी, बहुत धन्यवाद, ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया है। और आप चूंकि टीवी की बड़ी पत्रकार हैं इसलिए आपने उनको, जिसमें ज़्यादा ग्लैमर है, आप ये कह सकते हैं कि दर्शक को लगे कि भाई देखिए मेलोनी के साथ कितना भारत के संबंध है। मैं कहूँगा कि इटली के साथ भारत के जो संबंध हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद और ज़्यादा तेज़ी से जो बढ़े हैं। इसमें निश्चित रूप से इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, जैसा आपने कहा, मुलाकात हुई है, लेकिन वो केवल ऐसा नहीं कि मुलाकात हुई तो कुछ बात हुई हो, बहुत काम की बातें होती हैं। और ख़ास करके अभी कल वहाँ 2 दिन पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा को भी खालिस्तानी जो आतंकवादी कहीं न कहीं कुछ घुस जाता है, 4 लोग जो भी चाहे हो, उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा को वहाँ पर तोड़ पहुँचाई। उससे भारत को अपनी बात पहुँचाने का, केवल इटली के नहीं पूरे विश्व के लिए, महात्मा गांधी को ये G7 नहीं, G20 या G100 200 भी कहेंगे, यूनाइटेड नेशन में भी कहेंगे, तो महात्मा गांधी को माना जाता है। तो ये एक ऐसा मौका होता है जिस समय में आर्थिक मामलों पर, जैसा शुरू में भूमिका में भी आपने बताया कि आर्थिक जो संपन्न देश है उनका समूह है, लेकिन भारत ने पिछले 10 वर्षों में जो अपनी पहचान, जो शक्ति बढ़ाई है, मैं इसलिए भारत में कह रहा हूँ, नहीं तो लोग कहेंगे मोदी जी की चमचागिरी कर रहे हैं। मैं नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जयशंकर की जोड़ी ने जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपना एक अलग पहचान बनाई, अलग एक अस्तित्व बनाया, उसका कारण है कि आज G7 में भी। और बिल्कुल आलोक सर, और क्योंकि जिस जोड़ी का आप जिक्र कर रहे हैं अगले 5 साल भी वही जोड़ी रहेगी, इसलिए क्या ये उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि सबसे अमीर देशों का ये जो क्लब है, क्या भारत भी इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि 11 बार न्योता मिला और यहाँ के प्रधानमंत्री वहाँ पहुंचे भी वैश्विक चुनौतियों पर बात करने के लिए। इसलिए हमारी विदेश नीति के एक गुट के साथ, अभी नेहरू काल से सीटो नाटो ये जो संगठन होते थे, हम कोशिश करते थे, इसमें चीन और रूस नहीं है ना, ऐसी स्थिति में हम तो सबके साथ समान, जो जैसे कहते हैं सबका विकास, अभी भी नारा आज भी जब आपने जो उनका सुनाया तो ये कि सबके साथ समान हो, समूह में शामिल ना भी हो। लेकिन भारत की भूमिका, मैं आपको पूरी बात करने वाला था, उसको 2 मिनट मुझे दीजिएगा, 1 मिनट, क्योंकि आज केवल इन 7 देशों के प्रमुख नहीं, आज वहाँ पोप पहुंच रहे हैं। इस बैठक में पहली बार G7 जब से बना है उसमें पोप पहली बार होंगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर प्रेजेंटेशन के लिए जो पूरी कंपनी की तरफ से या जो भी कहे सरकारों की तरफ से
प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। भारत आज अमेरिका से भी आगे हो रहा है और समझाने में कि हम कितना टेक्निक दम से आगे बढ़ रहे हैं। तो दो लोग इस आज की पूरी 2 दिन की बैठक में, पोप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नंबर 2, एक इस समय जो स्थिति है, जैसे अभी हल्का जिक्र किया आपने, ब्रिटेन में चुनाव होने वाले हैं 4 जुलाई को, 15 दिन बाकी है समझिए आप। इसी तरह से अमेरिका में चुनाव 3-4 महीने बाद होने वाले हैं। सब उनका डगमगाया हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कल परसों 2 दिन पहले अनाउंस कर दिया हमें भी चुनाव, चूंकि उनका यूरोपियन यूनियन में उनकी पार्टी पीछे हो गई, तो उनको लगा मुझे चुनाव कराना है। जर्मनी के चांसलर भी हैं, लेकिन वहां भी जो उनका जो प्रभाव है उससे हट करके दूसरे लोगों का प्रभाव बढ़ रहा है। सारे अस्थिर जो देश और उनकी अर्थव्यवस्था के लिए जो संकट, यूक्रेन और गाजा, उसको लेकर के जो संकट देश में दुनिया में मचा हुआ है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम हो गई है आर्थिक संबंधों के लिए। मैं इसलिए फिर जोर दे रहा हूँ, भारत की भूमिका। और भारत की इस भूमिका पर दुनिया के निपटना है। अलग अलग देशों की निगाह है भी। राहुल लाल जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, प्रोफेसर मनोज है, अरविंद मोहन सर हैं। अरविंद मोहन सर, जो राष्ट्र अध्यक्षों की हम अलग अलग बात कर रहे हैं, जो राष्ट्र प्रमुख वहां पर पहुंच रहे हैं, किसी का कद घटा, किसी का कद बढ़ा, कोई अपना कद मजबूत कर रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं जस्टिन ट्रूडो की, और कनाडा में जो पिछले दिनों में जो घटनाएं बढ़ी हैं खालिस्तान के समर्थन में, और उस पर जस्टिन ट्रूडो की सहमति या समर्थन आप कहिए, ऐसे में पीएम मोदी जस्टिन ट्रूडो का जब आमना सामना होगा, दोनों के बीच में बातचीत होगी। खबरें ऐसी भी हैं कि अलगाववाद का मुद्दा उठा सकते हैं पीएम मोदी, और साथ ही साथ पीएम मोदी के जाने से ठीक पहले गांधी प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ होना, वहां खालिस्तानी समर्थक नारे लिख देना, ये सब क्या इंडिकेशंस है? हालांकि सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट कर दी गई है इन सब घटनाओं के बाद। कनाडा ही का मामला नहीं है, मामला तो अमेरिका का भी है कि जिस किस्म से वो कई आपराधिक गतिविधियों में जोड़ के हमको बताता है, तो इसलिए वो मसला बड़ा है और भारत ने बार बार उसको उठाया है और उठा के मजबूती से जवाब दिया है कि अगर आपके पास प्रमाण कोई हो तो फिर आप हमको बताइए, अदर ऐसे बेमतलब बातें न किया करिए। लेकिन एक चीज तब भी हमको समझना होगा कि कनाडा हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, वेस्ट की डेमोक्रेसीज में कंपैरेटिवली हमारे यहाँ से ज़्यादा आज़ादी है बोलने की। तो ये जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप हैं ये वहाँ अपनी बात कहते हैं, लेकिन वहाँ के कानून भी इस बात की इजाज़त नहीं देते कि हेट्रेड आप फैलाएंगे किसी के खिलाफ, किसी देश के खिलाफ कुछ नुकसान करेंगे और किसी किस्म की हिंसा करेंगे, इसकी इजाज़त वहाँ के कानून भी नहीं देते। तो वहाँ के कानून से भी जो चीज़ें हुई हैं, जैसे मान लीजिए मूर्ति तोड़ना ही अभी, या फिर जो अपराध की बातें हम कनाडा और अमेरिका और इसमें करते हैं कि यहाँ छिपे हुए हैं खालिस्तानी आतंकवादी, या इस्लाम का नाम लेके PFI का खास तौर से ब्रिटेन में और कनाडा में बड़ा भारी संख्या है। तो इन सब मसलों को हमने अभी तक काफ़ी मजबूती से उठाया और मुझे लगता है कि ये जो आयोजन है, ये आयोजन वैसे तो मेरे ख्याल साल भर में वो मिलते हैं एक दूसरे से, कोई बहुत अब निर्णायक उस तरह की बात नहीं, लेकिन उसमें हमारा पहुंचना और पहुंच के सब लोगों से 1 to 1 बात भी करना, ये महत्वपूर्ण होगा और एक महत्वपूर्ण मौका है प्रधानमंत्री के लिए कि वो अपनी नाराजगी, अपना पक्ष इनके सामने मजबूती से रख लें। ये गांधी की प्रतिमा टूटना मेरे ख्याल से तरीका भी बेहतर है, वो भी एक अवसर है का जिक्र होता है। अरविंद जी, राहुल लाल जी, आप कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा इस बार इस समिट में रहने वाला है वो रूस यूक्रेन युद्ध का होगा, और क्योंकि जेलेंस्की भी वहां